जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे थे सुभाष चंद्र के राजस्थान स्कूल। शुरू करते हैं आज का सेशन ठीक वैसे ही जैसे कि जनरली शुरू करते हैं और सुना हो गया फिर विचार के साथ। तो आज एक 3 बहरों की कहानी सुनाऊंगी। मैंने भी कैसे सुनी थी, वो से सुनी थी एक्चुअली। 3 बहरे होते हैं और उनमें कोई समस्या क्रिएट हो जाती है। 3 बहरे होते हैं, कोई समस्या क्रिएट हो जाती है और कोई एक दूसरे को सुन नहीं पा रहा है। और जो उनको उनकी कहानी को सोल्व करने के लिए आता है ना, जो उनकी समस्या को सोल्व करने के लिए आता है, वो बोल नहीं सकता। वो मुनि, उसने तपस्या लेके वो बोलेगा कभी। मुनि का मतलब जो मौन रहता है। मुझे ध्यान आ रहा था कुछ के, पता है जो मौन रहता है ना, उसके आंखों में एक अलौकिक शक्ति होती है, क्योंकि वो पूरी सारी ऊर्जा अपने आंखों में एकत्रित कर चुका होता है। मतलब बोलता नहीं, कुछ नहीं करता है, तो उसकी सारी एनर्जी, सारी पावर आंखों में इकट्ठी हो जाती है। आंखों में तो क्या, मतलब कहीं पर भी इकट्ठी हो जाती है। एक ऊर्जा का स्रोत इकट्ठा होता है उसके भीतर। तो वो कुछ भी देख के, किसी को भी देखता है ना, तो ऐसा लगता है कि बहुत बहुत ज्ञान से ओतप्रोत है उसकी दृष्टि। तो हाँ, समस्या क्या थी कि एक बहरा व्यक्ति दूसरे बहरे व्यक्ति को कहकर जाता है कि मेरी भेड़ चल रही है, तो ध्यान रख लेना, कोई उठा नहीं ले जाए। फिर क्या होता है, अब वो सुन तो सकता है नहीं दूसरा वाला व्यक्ति। तो उसको लगा कि मतलब उसको ये लगा कि मेरी भेड़ का ध्यान वगैरह रखना। तो उसने कहा कि मैं क्यों रखूं, ऐसा करके उसने मतलब बताने की कोशिश करी होगी। ठीक है, वो कुछ समझा होगा कि भाई मेरे भेड़ों की ध्यान रखना, तो कुछ तो समझा ही होगा लिपसिंग से। तो सेकंड वाले ने इशारा करके कहा कि मतलब नहीं रखूंगा, मेरे खुद के भी बहुत सारा काम है ना, मैं फिजूल थोड़ी ना, ऐसा करके कुछ इशारा करा होगा। सेकंड वाला और जो फर्स्ट वाला, वो समझा नहीं इस बात को, जिसने काम भरा था। ठीक है, वो समझा नहीं। उसने ये समझा कि शायद ये हाँ करा, क्योंकि उसको थोड़ा ना पता ये भी गूंगा है, ये भी बहरा है। तो उसने सोचा सुन लिया होगा इसने और ध्यान रखेगा। उस दिन क्या हुआ था कि उसकी पत्नी उसके लिए टिफिन लेके आई थी, खाना नहीं लेके आई थी। तो इस वजह से उसको घर जाना था, इस वजह से वो भेड़ों का ध्यान रखने के लिए। तो वो घर चला जाता है और टिफिन लेके आता है। तो वो देखता है कि सारी भेड़ें वैसी वैसी, उसने गिनती करी तो सारी भेड़ें वैसी वैसी। अब वो उस सेकंड वाले को धन्यवाद देने जाता है कि भाई तुम्हारा शुक्रिया, धन्यवाद, है ना, खैर मदद करिए, कुछ कहते शायद उर्दू में, है। तो ऐसा करके शुक्रिया वगैरह कहा कि तुमने मेरी भेड़ों का ध्यान रखा, है ना, तुम्हें देख के लगता है कि हाँ अच्छे इंसान भी है। मैं सिर्फ एक बार कह के चला गया, तो तुमने मेरी भेड़ों का ध्यान रखा। तो ऐसे कह के चला जाता है। वो अपने भेड़ में, उसकी निगाह एक भेड़ पर पड़ती है, जिसका मतलब एक पाँव टूटा हुआ होता है। तो सोचता है कि क्यों ना उसे ये मरने ही वाली है, तो मैं इस भेड़ को उस व्यक्ति को दे देता हूँ। तो जाता है और कहता है कि ये लो भेड़, है ना, मेरी तरफ से भेंट समझो, तो जो तुमने करा उसके लिए भेंट समझो। क्या तो कुछ खास नहीं, लेकिन फिर भी, है ना, जब आप अंदर से खुश होते हैं ना, तो आप उसको देना चाह रहे हैं, चाहे सामने वाले कुछ किया हो या ना किया हो। तो ऐसे ही वो भेड़ गिफ्ट करने के लिए जाता है। तो सामने वाले व्यक्ति पे है, उसको लगा कि मेरे मतलब उसको लगा कि उसने उसकी भेड़ का ध्यान नहीं, उसकी भेड़ का पाँव तोड़ दिया समथिंग। ठीक है, तो ऐसा कुछ लगा उसको। वो उसके पास ले गया, तो उसने ये सोचा, तो वो समझाने की कोशिश कर रहा है कि मैंने तो तुम्हारी भेड़ को देखा तक नहीं, और तुम मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो कि मैं तुम्हारी भेड़ का पाँव तोड़ दिया मैंने। तो तुम मुझ पे किस लिहाज से इल्जाम लगा रहे हो? कोई किसी को नहीं सुन पा रहा है। ये वो कह रहा है, वो सामने वाला व्यक्ति कह रहा है। दूसरा व्यक्ति सुन नहीं पा रहा है ना, पहला व्यक्ति सुन पा रहा है, कोई नहीं सुन पा रहा। वो गिफ्ट कर रहा है, उसको लग रहा है कि इल्जाम लगा रहा है, और वो अपनी सफाई दे रहा है, कोई किसी को नहीं सुन रहा। फिर पता नहीं क्या होता है कि एक और तीसरा व्यक्ति आता है, वो भी बहरा ही होता है। उसका क्या मान रहा है, देखो तीसरा व्यक्ति आता है, क्या करता है पता नहीं क्या करता है तीसरा व्यक्ति। जब तीसरा बहरा आता है तो वो दोनों खुश हो जाते हैं। उन दोनों को लगता है कि अब कोई व्यक्ति आगे जो हमारी प्रॉब्लम सोल्व कर देगा। ठीक है, हालांकि प्रॉब्लम क्या है, फिर होता यूं है कि तीसरा व्यक्ति आता है ना, तो खुश हो जाते। वो जो सफाई दे रहा है वो कहता है कि देखो उसको समझाओ, मैंने इसकी भेड़ का पाँव नहीं तोड़ा है। और जो पहला व्यक्ति वो कह रहा है कि देखो इसको समझाओ, मैं इसको गिफ्ट दे रहा हूँ, ये ले नहीं रहा है। ऐसा करके वो दोनों उसको कह रहे हैं, है ना, मतलब वो तीसरा व्यक्ति आके उसको मीडिएटर की तरह मान रहे हो, कह रहे कि तुम मेरी पैरवी करो और इसको कहो कि गिफ्ट ले ले,
और दूसरा कह रहा है कि तुम मेरी तरफदारी करो और इसको कहो कि मैंने तुम्हारे घर के साथ कुछ नहीं कहा, है ना। और है वो भी बहरा, तीनों ही बहरे हैं और वो समझ नहीं पा रहे कि क्या चल रहा है। कोई किसी की नहीं समझ पा रहा तीनों इशारे करने पर कोई किसी ना सुन पा रहा है ना समझ पा रहा है। तो फिर एक तीसरे बहरे की स्टोरी कुछ यूं थी कि वो घोड़े पर से गुजर रहा होता है, ठीक है, और वो आपस में से बातचीत कर रहे होते ना, तो वो उनके पास आता है, वो कहीं से घोड़ा चुरा कर लाया होता है, पता नहीं क्यों वो उनके पास चला जाता है। वो तो रास्ते से गुजरा होता है, फिर उनके पास चला जाता है, पता नहीं कैसे उनके पास चला जाता है वो। और फिर वो भी उनको सफाई देने लगता है कि शायद उसको शक हो गया था कि ये दोनों व्यक्ति मुझ पर शक कर रहे हैं या फिर मेरा पीछा करेंगे, मैं घोड़ा चोरा, क्योंकि जो चोर होता है, चोर की दाढ़ी में तिनका, जो चोर होता है ना, उसको जगह जगह से डर लगता है, ना डरने वाली चीजों तो भी डर लगेगा उसको, क्योंकि डर उसके अंदर है ना। तो कुछ भी सरसराहट से भी डर लग जाए, डर खुशी प्यार सब आपके अंदर होता है, चाहे सामने कुछ भी हो। ये मैंने पर्सनली महसूस करा कि कितनी भी अच्छी चीज ना हो, जब तक आपने कुछ अच्छा ना कर रखा हो, आपके भीतर कुछ अच्छा ना हो, तो आपको अच्छा लगेगा ही नहीं। और जब आपके भीतर अच्छा होता है तो बाहर कितना भी उथल पुथल हो रहा हो, आपको सब बढ़िया लगेगा, क्योंकि आपके पास पर्याप्त रीजन है खुश होने का, आपके पास पर्याप्त रीजन है दुखी होने का। तो ये भी लग सकता है, रिवर्स भी हो सकता है, विपरीत बहुत क्लोज होते हैं एक दूसरे के। कहाँ थे अपन, हम थे ना, कहाँ थे। हाँ, तो उसको शक हो रहा था शायद कि ये मुझ पे शक करने, इस तरीके से हाव भाव कर रहे हैं, तो हो सकता है मुझ पे शक कर रहे हैं, तो मैं ऐसा करता हूँ पहले ही घोड़ा दे देता हूँ, शायद घोड़ा इन्हीं का हो, कहीं से चुरा लेते उसने, तो उसको ऐसा ही लग रहा था बस कि शायद इन्हीं का हो, ऐसे कुछ उसको शक हो रहा था, बस कुल मिला के शक हो रहा था। पास में गया और कहता है कि भाई देखो, अपना घोड़ा ले लो और मेरा पीछा मत करना। अब वो ये समझा रहा है दोनों अब देखो तीनों एक दूसरे को समझा रहे, कह रहा है कि मैंने तो, एक कह रहा है कि भेड़ गिफ्ट ले लो, दूसरा कह रहा है कि भाई मैंने तुम्हारी भेड़ का पाव नहीं तोड़ा, एक कह रहा है कि अपना घोड़ा ले लो, ठीक है, मुझे जा रहे मुझे। अब वो तीनों के पास अपने समस्या, तीनों एक दूसरे को इशारे कर रहे, समझा रहे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। अब पास से एक साधु गुजर रहा होता है, उसने देखा तो उसको लगा कि शायद उसको इन्वॉल्व होना चाहिए, तो वो इन्वॉल्व हुआ, गया। उसको मालूम था वो बोलेगा नहीं, लेकिन इच्छा तो हुई, मौन था, जिंदगी भर से मौन था। कुछ भी आप कुछ भी करते हो ना, वो कंटिन्यूअस करते हैं ना, तो उसमें बहुत ताकत हो जाती है। ये बात तो मौन रहना, सिंपल सी बात है, लेकिन उसको भी कंटिन्यू करिए। बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप जब भी आपको प्यास लगेगी आप पानी पिएंगे, अगर ये छोटा सा भी रूल अपना लेते हैं, मतलब छोटा सा भी कोई एक चीज है आपकी जिंदगी में कि जब भी प्यास लगेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, जब भी प्यास लगेगी किसी भी कंडीशन हो, तो आप एक छोटी कोई भी एक चीज XYZ कोई भी एक चीज अगर आप करते हैं ना, करते तो वो आपके लिए ईश्वर बन जाते हैं। चाहे नियम हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे किताब, कुछ भी हो, क्योंकि आपने उसको हर कंडीशन में करा है, चाहे राम को या मरा हो। कालिदास ऐसी कहानी किसकी, कालिदास की किसकी, राम या मरा, कुछ भी कहो, लेकिन आप उसको कंटिन्यूस करें तो आपके भीतर से कोई तो क्या होती है, मैंने उस समय भी ये करा था, जब कंडीशन बहुत रेयर थी, है ना। वो पवित्रता आपके भीतर से आती, चाहे राम को मरा, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। कहा थे अपन, हाँ, तो उन्होंने सोचा, साधु महात्मा ने सोचा कि मैं जाता हूँ, तो गए साधु महात्मा, जाते हैं। और फिर क्या हुआ, फिर वो सुन तो पा रहे हैं ना, बोल नहीं पा रहे, बोलेंगे सुन रहे, तो गूंगे और बेरों की पलचन दिमाग में। तो एक तीनों की बातें उन्होंने सुनी, एक कह रहा है कि मैं इसको गिफ्ट लेने का कह रहा हूँ, ये लेने रहा है, एक कह रहा है कि मैं इसको मतलब मैं कह रहा हूँ कि मैंने इसकी भेड़ का पानी तोड़ा, एक कह रहा है कि घोड़ा ले लो, मुझे बख्श दो, समझाओ इसको, तीनों ऐसे है ना, इशारे करें। तो साधु ने क्या करा पता है, वो कुछ नहीं करा, उसको मालूम था मैं कुछ भी नहीं करूंगा। जो घोड़ा लेके भागा था ना, उसको टक लगा कर देखा, उसके आंख में देखते गए ऐसे बड़ी इत्मीनान से। उसको डाउट होने लगे, उसको महसूस होने लगे कि पता नहीं एक साधु महात्मा कपड़े पहन के मुझे बेहोश वगैरह कर देगा, वश में कर लेगा। वो अपना घोड़ा लेता है, कहा कि चलते हैं यहाँ से, अपना घोड़ा लेता है, चलते हैं। फिर दूसरे की आंखों में से देखा, टैक्टिक लगा,
जब आप बहुत सामने वाला बहुत काम, कॉन्फिडेंस और बहुत स्थिर प्रज्ञ होता है ना, तो आप डगमगाने लगते हैं। अगर आप उससे ज्यादा काम नहीं है तो तभी तो इंटरव्यू में, चलो हाँ यही तो होता है, अगर सामने वाला काम कंपोज क्यों नहीं, क्योंकि उसको मालूम है, उसके पास नॉलेज है, उसको ये मालूम है। और आप ये मालूम कर नहीं सकते जब तक आपके पास नॉलेज नहीं है। अनुभव खोखले नहीं हो सकते जब तक आपको कुछ पता नहीं। आप उड़ नहीं सकते, है ना। कोशिश करेंगे तो भद्दा लगेगा। कहाँ थे अपन? दूसरे की तरफ ऐसे देखा, बिल्कुल इस तरीके से। और मैंने कहा ना, आंखें बहुत बोलती। अगर आप बोले ही नहीं, सालों से नहीं बोले, तो फिर तो आंखें जुबान बन जाती है एकदम परफेक्ट तरीके से। आपको सब कुछ ऐसा लगता है कि लिखा हुआ है आंखों में। आपको लगता है मतलब कि बस सब व्यक्त कर दिया मेरी आंखों ने। सामने वाले भी पढ़ लेते इस बात में, ठीक है। तो ठीक वैसे देखा, दूसरे को भी डाउट होने लग गया, पता नहीं कैसा आदमी, अजीब आदमी क्या कर रहा है, इतनी देर से घूरे जा रहा है। वो भी निकलते बनता है। फिर बचा तीसरा, अकेला रह जाता है। उसने कहा सब चले गए किसको क्या समझाऊं मैं, वो भी चलते बनता है। और साधु महात्मा आप डरते होंगे, ठीक है। तो ये दुनिया भी ऐसी ही, आप किसी को समझाना चाहोगे कोई नहीं समझेगा। गूंगों की जमात है, बहरों की जमात है, अंधों की जमात है ना। कोई किसी को नहीं समझता, पत्नी, बच्चे, माँ बाप। हम यही कोशिश करते हैं कि समझा दे। अगर वो बहरे हुए तो कुछ दिखा दे, अगर अंधे हुए तो देख के भी नहीं दिखेंगे। ऐसे ही मुझे कैसे मिली थी, तो मैंने सोचा कि आपको सुनाते, है ना। तो सबको समझाने की कोशिश मत करिए, है ना। आप सुधर जाइए अपने आप। आपके आसपास कोई बहुत ज्यादा अच्छा कर रहा होता है तो ऑटोमेटिक होने लगता है आपसे। आप कोशिश करें, सामने वाला कोशिश करें या ना करें, ये प्रभाव है, संगति का प्रभाव है। गुरु नानक कहते हैं कि ऐसे ही कुछ बढ़िया से कोट कहते हैं कि संगत करके कुछ कहते हैं, संगत का बहुत महत्व होता है। आप खुद सुधर जाइए। गांधी सही कहते हैं कि जो बदलाव दुनिया में चाहते हैं वो खुद में करिए। खुद में करेंगे तो इतना प्रभाव होता है खुद में करने का कि आप नहीं चाहेंगे, आप चाहेंगे कि लोग ना अपनाएं, इन अच्छी आदतों को ना अपनाएं, तब भी अपनाएंगे, ठीक है। शुरू करते हैं आज का सेशन। आज समय ज्यादा हो गया ना। आज क्या पढ़ेंगे अपन? आज के सेशन में हम क्या पढ़ रहे थे? फ्लेक्सिबल योजनाएं पढ़ रहे थे। सामाजिक योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं, है ना। योजनाएं पढ़ रहे थे अपन। बहुत सारी योजना कल पढ़ी हमने। तीन शिफ्ट पढ़ चुके अपन योजनाओं की। फर्स्ट शिफ्ट पढ़ी, मतलब फर्स्ट दिन भी कुछ योजनाएं पढ़ी, सेकेंड दिन भी कुछ योजनाएं पढ़ी, आज हमारा तीसरा दिन। फर्स्ट दिन की योजनाएं मुझे थोड़ी ध्यान आ रही, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, जिसमें हमने फॉर्मेट बनाया था कि ध्यान कैसे रखेंगे चीजों को इमेजिनेशन के थ्रू। एक टॉर्च वाली ट्रिक बनाई थी हमने, और ऊपर नीचे वाली ट्रिक बनाई थी हमने। फिर हमने कहा था कि कुछ टेक्निकल हैं, ये तीनों पेजों के लिए कुछ ना कुछ हमने जोड़ा था, ये टेक्निकल है और ये सरल है। फिर सेकेंड स्लोट। अगले दिन हमने क्या पढ़ा था, किस ट्रिक से याद रखने की कोशिश करी थी अगले दिन हमने कहा था कि कृष्णा और हाँ कुछ ध्यान, SIP लक्ष्य प्रोग्राम। कल हमने ना लक्ष्य प्रोग्राम को पढ़ा, और उसके साथ लक्ष्य प्रोग्राम को ध्यान रखने की कोशिश करी, तो उसके साथ सारी चीजें हमको ध्यान रखी, ठीक है। फिर एक तो लक्ष्य और एक और कोई नाम था, इंदिरा तो नहीं था, ऐसे हमने नाम से याद रखने की कोशिश करते। एक तो लक्ष्य हो जाएगा और एक और, ठीक है। तो अपन वापस वहीं आते कल वाले दिन भी। ये हमने कल क्या पढ़ा था, मतलब एक दिन पहले फर्स्ट दिन हो गया। सेकेंड दिन हमने ना सेकेंड दिन इंदिरा कहा था, मतलब इंदिरा जो रसोई परियोजना है ना, इंदिरा रसोई योजना। इंदिरा नाम आ रहा था दोबारा, एक इंदिरा रसोई और एक और कुछ इंदिरा करके, और इसके अलावा कुछ इतर बात। इंदिरा ध्यान रखा था हमने। सेकेंड में आयुष्मान ध्यान रखा था, और फिर हमने ऐसे ध्यान रखा था कि कुछ तो पता है कुछ नहीं पता है, ऐसे करके ध्यान रखा था। तो ये हमारे 2 दिन कंप्लीट हुए। फिर हम आते हैं तीसरे दिन पर, जिसमें हमने कुछ
कुछ बहुत सरल, 3 दिन हो गए, चौथा दिन है आज, बहुत सरल सरल से चीजें बोली थी, जैसे खाली फैक्ट, तथ्य जाने, कोई खास विशेष योजना नहीं थी, खाली महत्वपूर्ण तथ्य थे। खाली 2 योजनाएं तो हमने बोली थी, हालांकि 2 योजनाएं थी, एक तो जननी करके थी और एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन करके थी, ठीक है। फिर ये कंप्लीट हो गया, ये 3 दिन के स्लॉट कंप्लीट हो गए। फिर आ जाते अपन चौथे दिन यानी कि कल हमने देखो एक तो पढ़ा लक्ष्य प्रोग्राम, 2 ध्यान तो है, ये तो है, ध्यान तो है। लक्ष्य प्रोग्राम देखते हैं, कुछ ना कुछ तो ध्यान आए कैसे। लक्ष्य प्रोग्राम में एक तो लक्ष्य है, एक ये माँ करके कुछ है ना, और लक्ष्य में माँ, फिर क्या है यार, देखो लक्ष्य प्रोग्राम में क्या होता है पता है, जो लेबर रूम है ना उसकी क्वालिटी बढ़ाना। लक्ष्य की फुल फॉर्म भी ऐसी है कुछ, लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट, ऐसे करके कुछ है। हाँ, एक है अपने गुणवत्ता, ध्यान आ रहा है, कुछ तो कुछ ध्यान आ रहा है। एक प्रधानमंत्री गुणवत्ता, और प्रधानमंत्री 2 बार कहते हैं अपन, और एक और वो कोई लड़की का नाम जीवन ज्योति नहीं, प्रधानमंत्री और आशा सहयोगी। एक पेज ऐसा है जिसमें प्रधानमंत्री, आशा सहयोगी, गुणवत्ता और एक और कुछ राष्ट्रीय करके, इस तरीके से कुछ इन्फॉर्मेशन थी। हमने 2 के पेज बना के याद करा। एक में तो अपना लक्ष्य प्रोग्राम ही सही है ना, लक्ष्य प्रोग्राम, और हाँ लक्ष्य प्रोग्राम, फिर माँ, लक्ष्य नाम से ध्यान रखा था, और फिर सामने की तरफ हमने ना परा और नपका, परा और मेप का परा, मेप की पराकाष्ठा, ऐसे करके ध्यान रखा था। मेप की पराकाष्ठा क्या है, मेप और परा, ये 2 शब्द से ध्यान रखा था हमने, मेप और परा। मेप यानी नक्शा, और परा यानी क्या होता है, पर यानी दूसरा, है ना, दूसरा नक्शा लेके आओ, इसमें सही दिखेगा नहीं, ऐसे करके ध्यान रखो, है ना। ये ट्रिक है, ये एक शब्द है, इनसे कुछ योजनाएं हैं पूरी, और उनके भीतर भी कुछ है। एक ये पढ़ा था हमने। ये लक्ष्य के सामने था या कहीं और था, लेकिन हाँ था तो सही। लास्ट में अच्छे से ध्यान आ गया। और भी कुछ था, इनको थोड़ा सा डिस्कस करें। देखो लास्ट पेज तो पूरा ध्यान आ गया, वो दो के पेज वाला। सेकेंड पेज में हमको अच्छे से ध्यान आ गया, लक्ष्य करके हमने सेंटर करा था। एक और कुछ ना कुछ तो सेंटर करा होगा हमने कि ये है सेंटर में, मतलब एक याद करने की कोई टेक्निक तो याद करी होगी हमने। जैसे इसमें हमने 2 है, इसमें लक्ष्य है, क्या है, कुछ नाम ही था शायद, महिला का, इंदिरा, ऐसा कुछ नाम था। इसी को योजना जो नाम से नाम लड़की का नाम था कोई, जीवन ज्योति बीमा नहीं, याद नहीं आ रहा है कुछ। ठीक है, तो अभी लास्ट वाला पेज डिस्कस करते हैं। ये प्रॉपर है, इस वजह से क्या है पता है, लास्ट वाला पेज प्रधानमंत्री 2 बार प्रधानमंत्री, फिर 2 बार आशा, फिर 1 बार गुणवत्ता, और एक और बार लास्ट में गुणवत्ता और राष्ट्रीय गति। देखो प्रधानमंत्री में क्या होता है, प्रधानमंत्री बीमा योजना है, ठीक है, दोनों में बीमा, 2 लाख रुपए मिलेंगे, दोनों में 2 लाख रुपए मिलते हैं। दूसरी वाले में यूं है कि अगर मृत्यु हो जाती है तो, आशा सहयोगी की मृत्यु हो जाती है तो, और पहले वाले में है कि 350 रुपए अगर वो डेली जमा करवाती है, 21 से 50 साल की है, ये सब इतना ही ध्यान रखोगे, ज्यादा कुछ नहीं। फिर दूसरे वाले में जीवन था कि इसमें 5 लीटर, ऐसे ध्यान रखोगे महिलाओं को 5 लीटर घी दिया जाता है अगर डिलीवरी करवाती है यहाँ पे अपने, हाँ पहला ध्यान आएगा, डिलीवरी करवाती है अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो शिफ्ट में दिया जाता है बीच मतलब लास्ट में भी देंगे थोड़ा सा, जब हॉस्पिटल जाएगी तो वो बीच में भी देंगे, बीच में जब उसका ट्रीटमेंट वगैरह हॉस्पिटल में आना जाना चलता रहेगा तब, ठीक है। फिर ये अपना प्रधानमंत्री, फिर आशा ज्योति महिलाएं होती है, मतलब आशा सहयोगी हुई होती है, गाँव में होती है। ये क्या करती है कि ये लोगों का अवेयरनेस फैलाती है, इससे चिकित्सा से जुड़ी हुई लोगों को, मतलब बच्चों के बारे में बताएं, बच्चे 2 या 6 ऐसा करके, गर्भ निरोधक के बारे में, पुरुषों को भी ऐसे कुछ स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, महिलाओं, मतलब कुल मिलाकर स्वास्थ्य का काम करती है नर्स की तरह, ठीक है, ऐसी होती है आशा सहयोगी, सब क्या आशा सहयोगी, ठीक है। तो 2 नाम है, आशा सहयोगी, आशा सहयोगी। एक में तो इसके उद्देश्य बता रहे थे जो मैंने आपको बता दी, यही उद्देश्य होते हैं इनके, ज्यादा कुछ नहीं। दूसरे में था आशा सहयोगियों को पढ़ाना, 2015 से योजना चल रही, उसका नाम कुछ थोड़ा सा अलग था कि 2015 से योजना चल रही, इनको पढ़ाई के लिए अपन 4000 रुपए देंगे उच्च शिक्षा के लिए, और अगर अच्छा प्रदर्शन करते तो जुलाई तक पुरस्कृत भी करेंगे, 2000, 3000 और 4 को छोड़ के 5000, इतने थे फर्स्ट सेकंड थर्ड पैसे में। बस ये था। गुणवत्ता में यूँ था कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हो ना, तो आपको लगे, आप आश्वस्त हो क्या होगे, ये इंश्योर करेगी सरकार गुणवत्ता प्रोग्राम में,
ने एक अपने राष्ट्रीय मिशन करते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में कुछ खास नहीं है, बस यूं है कि शहरी क्षेत्रों में बीमारियां ना फैले, ऐसा करके वो कुछ उद्देश्य मेंशन थे, कुछ ऐसा समय काल नहीं था। तो ये हल्का हल्का ध्यान, अब किताब पढ़ोगे तो आपको चीजें सारी समझ आएगी। ये अपना लास्ट पेज। सेकंड पेज है अपना लक्ष्य वाला प्रोग्राम। लक्ष्य वाला पता है लेबर रूम वाली बात है कि लेबर रूम इंप्रूव करना, लेबर रूम में, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? लेबर रूम को इंप्रूव करना, ये तो है ही सही इंप्रूवमेंट। इसका मुख्य उद्देश्य है कि बच्चे और माँ की मृत्यु कम हो, जन्म मतलब कि जन्म दर बढ़े उनकी, मुख्य लक्ष्य। फिर माँ संकल्प करके एक प्रोग्राम जिसमें माँ को समझाया जाता है कि आपके दूध का बहुत महत्व है बच्चों के लिए, इससे बच्चों को बीमारी नहीं होती, निमोनिया वगैरह नहीं होता। और बहुत सारे फैक्टर थे कि इतने मर रहे हैं, मतलब कि वो काम ही नहीं थे, लेकिन काम होता है तो मैं आपको फिर भी कहीं ना कहीं अटका पटका तो ध्यान रखते हैं ऊपर, ठीक है। फिर मैंने क्या कहा था, पर मेप है ना, तो परा मेप, म से है मेप का और परा, ऐसे देखो, मे प का परा, मे प का परा, ऐसे करके है ना, ऐसे कुछ ऊपर तो कुछ नीचे, मेप का परा ऐसे। लक्ष्य योजना के सामने लक्ष्य और माँ और फिर मेप का परा, लास्ट वाला पेज तो ही सही, अपने दो बताया मैंने अभी बीच वाला पेज। तो मेप का से क्या बताए, मेप का से कोई मेप का वहां से कौन सी है ना, प से तो पोलियो है, का से कायाकल्प है, वहां से कुछ ध्यान नहीं आ रहा यार, मोजिला रूबेला करके, हाँ तो ये ना टीकाकरण है कि 1 जनवरी 2019 से टीके लग रहे हैं, 2023 तक सबको टीका लगा देंगे मोजिला रूबेला का, ऐसा कुछ है। फिर प से पोलियो 1995 में, 11 में हमारे यहाँ एक भी केस नहीं था, तो 14 में हमको पोलियो मुक्त देश घोषित कर दिया, और पाकिस्तान से हमको पोलियो ना फैले, उत्तर प्रदेश से पोलियो ना फैले, इसके लिए इनके जो किनारे वाले जिले ना, इनसे लगते हुए जो जिले ना, वहाँ पे विशेष प्रोटेक्शन रखा जाता है, सुरक्षा रखी जाती है। ऐसे बता रखा था मैंने, बता दिया आपको, है ना। उधर जैसे मैं बाड़मेर और फलोदी, उधर अलग। फिर कायाकल्प प्रोग्राम में कोई कुछ बताया नहीं अभी, बस ऐसे ही छोड़ो इसको, कुछ नहीं है। पर आप प से कुछ परमैग्नेटिन ऐसा करके कुछ है, जिसमें क्या होता है कि टीकाकरण करा जाता है, शायद 2014 से चल रही है ना, पेगमेटिन नाम थोड़ा अजीब था इसका। इसमें यूं है कि टीका करना, मतलब बीमारियों को टीके लगाए जाते हैं। और एक और है अपने राष्ट्रीय टीकाकरण, जो अपने 1985 में टीकाकरण प्रोग्राम शुरू हुआ था, बस ये। अब लास्ट में कुछ भी खास नहीं, मुझे कुछ ध्यान भी नहीं उसका, तो एक ही बात ध्यान है, कोई जननी योजना है ना, वो जननी योजना 2005 में आती है, JSK ऐसा नाम था शायद तक, जननी स्वास्थ्य ऐसा कुछ 2005 में आती है। और गांव की महिला को 1000 रुपीज दिए जाते हैं, शहर की महिला को 1000, गांव की को 1400 और शहर की को 1000 रुपीज दिए जाते हैं। क्यों देते हैं? ताकि उनकी प्रेगनेंसी अच्छे से हो सके, ठीक है। और उनके साथ जो नर्स वगैरह लगी रहती है ना, उनको 300 रुपए दिए जाते हैं। एक दो तो फेक मुझे ध्यान है, लेकिन उनके लिए मेरे पास कुछ स्पष्ट है कि उनको लेकर, तो इस वजह से मैं बताऊंगी ना। एक प्रसूति करके कोई प्रोग्राम है, प्रसूति आगे देश जो है ना, प्री प्रेगनेंसी का प्रोग्राम है, मतलब प्रेगनेंसी से पहले महिलाओं को तैयार करना। तैयार कैसे करना, किस सेंस में, समझ, अवेयरनेस। तो ये था पूरा सेशन, अभी खत्म हुआ। एक और, हाँ, ये जो अपने मैं कह रही हूँ ना, एक ही योजना है, इस एक के साथ एक और बात लगती हुई थी, इसके ऊपर और नीचे कुछ मेंशन तो ज्यादा खास नहीं है, ऊपर वाला तो बिल्कुल खास नहीं, नीचे वाला थोड़ा सा खास है, मैं बता देती हूँ। एक कुशल मंगल प्रोग्राम ऐसा कुछ है, नाम ऐसा ही कुछ है, क्या है, क्यों है, कैसे, बहुत ज्यादा नहीं पता। एक 6 सूत्री प्रोग्राम का भी जिक्र होता है कि 6 सूत्र हैं स्वास्थ्य के, ऐसे ही कुछ था, मुझे बहुत ज्यादा नहीं पता, मैंने कहा ना, ठीक है। तो ये था पूरा सेशन, अब बताने की कुछ जरूरत है क्या? मैं फॉर्मेट बना लेती हूँ, है ना, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, फॉर्मेट बना लेती हूँ। जितना मैंने बताया ना, उससे ज्यादा चीजें हमको ध्यान है। अगर आपने वो वाला सेशन लिया है तो मैं आपको सेशन दे ही नहीं पा रही ना, मैं बहुत जल्दी कोशिश करूंगी कि आपको बस लिंक प्रोवाइड करवाना है, वो सारे सेशन अवेलेबल है। आप मुझे मालूम आपको किताब पढ़नी होती होगी, आपको इच्छा होती होगी कि बुक पढ़ें, बुक में क्या क्या लिखा हुआ, जो जिन बच्चों का बुक में टेलीग्राम पे तो मैं अपलोड करती हूँ, तो वो सारे सेशन अवेलेबल हैं। एक और सेकंड वाले चेक, मैं बस आपको लिंक प्रोवाइड करवाने की दे रही, मतलब मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है, बहुत जल्दी करवा दूंगी, ताकि आप जो बच्चे देख रहे कम से कम उनको तो फायदा हो, जो देख रहे हैं उनको सही से समझ पाए, ठीक है। तो 1 2 3 क्या पढ़ना है हमें?
तो लास्ट वाले में तो मैंने कहा था दो दो के पेयर है, तो ऐसे ऐसे ही बना रही बस की चीजें ध्यान रहे। फिर मैंने कहा था कि यहाँ तो हमारे वो लक्ष्य प्रोग्राम बाकी सारी चीजें लगती है, सबको नहीं ध्यान रखी। यहाँ जो मैंने बात की ना वो बीचों बीच में लिखी हुई थी, जो मैंने आपको कहा ना कि जननी योजना, तो ये फॉर्मेट है, थोड़ा सा बना दिया, ठीक है। अब एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, फिर खत्म करते हैं। 21 एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। रेंडमली कर रहे हैं एमसीक्यू क्वेश्चन तो क्योंकि एक बार सारी कर चुके हैं। चलो ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे प्राचीन और संगठित उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग। कौन सा है? सूती उद्योग, सबसे प्राचीन, सबसे संगठित। और राजस्थान संगठन के समय प्रदेश में कुल कितनी सूती वस्त्र मिली थी? जब राजस्थान का गठन हुआ था प्रदेश में कितनी सूती मिली थी? 7 शायद, सूती 7। राजस्थान में प्रथम सूती मिल कहाँ मौजूद है? पहली सूती मिल कहाँ है? ब्यावर। कहाँ है? ब्यावर अजमेर में है ना। राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल 42 में महाराजा उम्मेद सिंह मिल्स लिमिटेड के नाम से कहाँ मौजूद थी? पाली में। कहाँ स्थापित की गई थी? सबसे बड़ी सूती वस्त्र की मिल का है? पाली में। जब पाली दो शब्दों का ही, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल है महाराजा उम्मेद सिंह 1942। 2 शब्द मतलब 2 शब्दों का है पाली, और दोरी में बना, 2 मतलब 42 में ही स्थापित हुई मिल। वर्तमान में राजस्थान में कुल कितनी सूती वस्त्र मिले? वर्तमान में कितनी? 2-3। पहले कितने जिले थे? 3-3, तो इसे ध्यान रखोगे 2-3 हर एक जिले में लगभग आधी मिले, ठीक है। राजस्थान में चुकंदर से चीनी बनाने का कारखाना है। चुकंदर से चीनी कहाँ बनती? चुकंदर से चीनी बनती गंगानगर में। चुकंदर से भी बनती है और शक्कर से, गन्ने से भी बनती है। राजस्थान में सार्वजनिक क्षेत्र में चीनी की एकमात्र मिल कहाँ है? सार्वजनिक क्षेत्र में चीनी की एकमात्र मिल कहाँ है? गंगानगर। देखो सार्वजनिक क्षेत्र में भी और ऐसे भी है चीनी की मिल, तो वहाँ है ही सही, तो सार्वजनिक क्षेत्र भी वही होगी। राजस्थान में चीनी का निजी क्षेत्र में कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? चीनी का निजी क्षेत्र में कहा है? सार्वजनिक में हमने देखा, निजी क्षेत्र में कहा है? चित्तौड़ में क्या है? प्राइवेट है। देखो ची में मतलब ई की मात्रा, निजी में भी ई की मात्रा, हालांकि छोटी और बड़ी मात्रा है, ध्यान रखेंगे बस ऐसे ही। चीनी का सहकारी क्षेत्र यहाँ साउथ में और एक दक्षिण की तरफ और एक बिल्कुल उत्तर की तरफ। नेक्स्ट है, चीनी का सहकारी क्षेत्र में स्थित कारखाना है जो वर्तमान में बंद है। सहकारी मतलब ना तो निजी ना सरकारी और ना सार्वजनिक, दोनों के बीच का, ये केशवरायपट्टनम। केशवरायपट्टनम का है? केशवरायपट्टनम ना सबसे गहरा स्थान है चंबल नदी का। केशवरायपट्टनम का है? बूंदी में ही ना केशवरायपट्टनम। तो सहकारी क्षेत्र की स्थित कहाँ है? झील का है सहकारी क्षेत्र की, झील क्या मिल का है? सहकारी क्षेत्र की मिल। तो ये है सहकारी क्षेत्र की मिल केशवरायपट्टनम में। सहकारी क्षेत्र की मिल का है? केशवरायपट्टनम। अगला देखेंगे, राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना कहाँ मौजूद है? लाखेरी बूंदी। 7 सहकारी, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे केशवरायपट्टनम में। केश यानी बाल, साथ में बाल भी बनाए ही लेते हैं, बना ही देती हूँ, तुम्हारी चोटी भी बनाई देती हूँ, फिर ही दूसरा काम करने के लिए करती हूँ। माने का है ना बच्ची को, इसको जा रही थी। तो राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना कहाँ है? लाखेरी बूंदी में। पहला कहाँ है सीमेंट कारखाना? वहाँ महिलाओं ने काम शुरू करा था। लाखी चूड़ियाँ जिनके हाथों में थी, उन्होंने ही पहले सीमेंट कारखाने में काम करा था। बस चीजों को ध्यान रखना है। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन क्षमता वाला सीमेंट कारखाना है निम्बाड़ा में। चित्तौड़ सबसे अच्छा है, चित्तौड़ के पास ही पड़ता है। सबसे अच्छा, सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ से होता है सीमेंट का? ऐसा कारखाना कहाँ है? सबसे ज्यादा उत्पादन देने वाला कारखाना का है? जेके सुपर सीमेंट निम्बाड़ा में। कहाँ है? तो ज्यादा उत्पादन होता है यहाँ से सीमेंट का। राजस्थान में एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना कहाँ है? कहाँ है? सवाई माधोपुर में। एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना, पूरे एशिया का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ है? सवाई माधोपुर में। इतना बड़ा कारखाना खोलने में सिर्फ 100 घंटे का समय लगा, है ना? हम तय। सबसे कम उत्पादन सीमेंट वाला कारखाना, सबसे ज्यादा तो अपने वहां था निम्बाड़ा। सबसे कम कोटा। श्रीराम, देखो श्रीराम काम कैसा हो सकता है? रिवर्स हो गया, ऐसे करके ध्यान रखो। श्रीराम सीमेंट कोटा, रिवर्स करके ध्यान रखो, इसमें सबसे ज्यादा होना चाहिए था, है ना? अब राजस्थान में सफेद सीमेंट का उत्पादन कहाँ से होता है? गोटन से। गोटन किसको कहते पता है? हमारे रीजनल लैंग्वेज में फ्रेंड को। तो सफेद आपकी फ्रेंड कैसी है? फ्रेंड को कौन सा कलर पसंद है? सफेद सीमेंट कारखाना आपकी गोटन को सफेद कलर पसंद है। गोटन मतलब फ्रेंड को। राजस्थान का कौन सा जिला सीमेंट उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त? चित्तौड़। ये तो पहले देख ही लिया था, मतलब पहले जिक्र कर ही थे। राजस्थान गठन के समय प्रदेश में कितने सीमेंट कारखाने थे? केवल 2। कितने थे? महज 2 कारखाने थे सीमेंट में। देखो सीमेंट में 3 शब्द, लेकिन कारखाने 2 ही थे शुरुआत में। मंगलम
सीमेंट का कारखाना कहाँ है? कोटा में। कहाँ है? कोटा में। जब समस्या आ रही है ना तब आपका सब मंगल होने वाला है ना। यानी अंधेरी रात है मतलब कि उजाला होने वाला है, सूरज उगने वाला है। एसीसी सीमेंट का कारखाना कहाँ है? एसी बूंदी। आपको खाना बनाते वक्त भी मतलब किचन में भी आपको एसी चाहिए, एसीसी। त्रिशूल छाप सीमेंट का कारखाना कहाँ है? सहारनपुर में। त्रिशूल में कि त्रिशूल आप 100 घंटे तक पूजा करते हैं, ठीक है। त्रिशूल मतलब भगवान। सार्वजनिक क्षेत्र में स्थित कांच उद्योग की इकाई कहाँ है? कांच उद्योग कहाँ है? कांच की फैक्ट्री कहाँ है? धौलपुर में। कहाँ है? सिमको भी है ना शायद धौलपुर में। कांच को आप क्या करते हो? पहुंचते नहीं हो, धोते हो सीधा, ठीक है। राजस्थान एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी का है? बीकानेर। ऊन मंडी का है सबसे बड़ी एशिया की। एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना है सहारनपुर में। 100 घंटे का समय था। और ऊन मंडी एशिया की सबसे बड़ी बीकानेर में। इतनी बड़ी ऊन मंडी है कि भले पूरी दुनिया के लोगों के लिए टोपी बनाओ ना, कान कान मतलब टोपी बनाओ तो भी ऊन खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो था पूरा सेशन, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि राजस्थान के गठन के समय राजस्थान में कितनी सीमेंट की मिलें थी, ठीक है। तो ये था आज का पूरा सेशन। मिलते हैं किसी अगले सेशन में। तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए, हमेशा हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए, ठीक है। दिल से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।